नहीं जी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। पी थ्रेड की एग्जांपल चल रही थी। पी थ्रेड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल सम का वेरिएबल लिया है जिसको शेयर किया गया है अमंग डिफरेंट थ्रेड्स के, और रनर का एक फंक्शन है जो कॉल होता है जब भी कोई नया थ्रेड क्रिएट होता है। मेन के अंदर कमांड लाइन आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। वो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स में आप क्या देते हैं कि आप वैल्यूज़ देते हैं, वो उन वैल्यूज़ को क्या करता है, सम करता है। अब यहाँ पे जो है पी थ्रेड का जो है एक आइडेंटिफायर बनाया टी आई डी के नाम से। अब उसके एट्रीब्यूट आपने सेट करने, यहाँ पे यही पता है ना, स्पेसिफिकेशन आप देते हैं नॉट इम्प्लीमेंटेशन। तो स्पेसिफिकेशन में आपने क्या दिया, एट्रीब्यूट सेट किए थ्रेड के। और देन जो है आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो कमांड लाइन के अंदर अगर जैसे आपने सम करना है तो आर्गुमेंट नॉट इक्वल टू 2 है तो एरर दे देगा कि जनाब इंटीजर वैल्यूज जो है वो आप दें। अब यहाँ पे अगर वो लेस देन 1 है, आर्गुमेंट लेस देन 0 है, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आर्गुमेंट 1। तो यहाँ पे क्या देगा, ये ए टू आई जो है एस की टू इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आर्गुमेंट पास होते हैं चूंकि वो करेक्टर अरे के अंदर आते हैं, तो वो यूज़र जो मर्जी दे उसको वो क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा, करेक्टर अरे बना देगा। तो उस करेक्टर अरे को कन्वर्ट करना है वापस इंटीजर के अंदर, तो ए टू आई का फंक्शन यूज होता है। ठीक है, ए टू आई के फंक्शन की मदद से क्या किया, उस वैल्यू को नंबर दोबारा बना दिया जाता है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट के लिए पी थ्रेड इनिट एट्रीब्यूट, तो ये इनिशलाइज का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, वो जो डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो खुद ब खुद इस ए टी आर के अंदर जो है सेट कर देगा। एट्रीब्यूट सेट करने के बाद आप थ्रेड को क्रिएट करते हैं और थ्रेड को इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, आप टी आई डी देते हैं, एट्रीब्यूट्स देते हैं और रनर देते हैं। रनर वो फंक्शन है जिसमें कॉल होना है, और साथ में क्या देते हैं, आर्गुमेंट वी का पहला एलिमेंट जो जो आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट में से आया। और पी थ्रेड जो है वो ज्वाइन करता, वेट फॉर थ्रेड टू एग्जिट, तो यहाँ पे जो है वो वेट करेगा और ये सम जो है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। अब होता क्या है कि जैसे ही आप ये थ्रेड क्रिएट करते हैं तो उसके नतीजे में ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। और ये जो फंक्शन है फिर ये क्या करता है कि एक उसकी जो है वो पैरामीटर्स जो है, अब यहाँ पे ये जो पैरम है रनर के अंदर जो आपने ये देखे, जो रनर का फंक्शन है इसमें पैरामीटर पास करते हैं ना, तो यहाँ पे जब ये कॉल होता है, ये वाला क्रिएट कॉल होता है, तो ये किसको कॉल करता है, इसको। और ये जो जितने सारे पैरामीटर्स हैं उस पैरम के अंदर आ जाते हैं, और उस पैरम में से वो क्या करता है, उस पैरामीटर को कन्वर्ट करता है ए टू आई और उसको किस में रखता है, अपर में। अब ये जो पैरम है, पैरम का मतलब ये है कि इसके अंदर वो पहले आर्गुमेंट में जिसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जो नंबर ऑफ वैल्यूज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो यहाँ पे वो लूप चला लिया 1 से लेके अपर तक। तो उससे क्या होगा कि वो जितने नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे आई के अंदर आई इज इक्वल टू 1 से लेके 2 3, तो ये वो क्या करेगा, उनको क्या करेगा, सम करेगा। आई मतलब 5 एलिमेंट है तो पहले 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से सम करके इसके अंदर रख देगा। तो ये जो है अगर फर्ज किया 5 देते हैं तो वो क्या करेगा, 1 + 2 + 3 + 4 और +5 उनको क्या कर देगा, सम करके। और यहाँ पे जैसे ही ये एग्जिट होगा, अब ये चल रहा है, यहाँ पे क्या है, ये चल रहा है, यहाँ पे पी थ्रेड एग्जिट होता है, तो जैसे ही एग्जिट होगा तो वो क्या कर देगा, ये इसका वेट ख़त्म होगा और वहाँ पे वो सम डिस्प्ले करवा देगा। तो अब ये जो एग्जिट है वो आप इसको उसके अकॉर्डिंगली जो है, जो भी उस टाइम सम में वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो वेट का प्रोसेस ख़त्म होगा, तो ये जो है वो सम की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। और जब फिर एक और थ्रेड कॉल हो जाएगा तो वो इसी को फिर कॉल करेगा। तो आप यहाँ से जितने भी थ्रेड जनरेट करते हैं, यहाँ से जितने भी थ्रेड जनरेट करेंगे वो उस तरीके से जो है वो कॉल होते जाएंगे। और ये नंबर ऑफ थ्रेड जो है वो 10 तक आप कोड फॉर ज्वाइनिंग 10 थ्रेड के लिए यहाँ पे इसमें पी थ्रेड डॉट वर्कर नंबर ऑफ थ्रेड दिया और यहाँ पे लूप के अंदर चला दिया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो ये वर्कर आई जो है ये थ्रेड कॉल करता रहेगा।
उसके अंदर जो है इसमें आप इवन ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो किया है, सॉरी, ये जो थ्रेड की एग्जीक्यूशन है यहाँ पे तो आपने फिक्स टाइम पे रखी है। आप इसको वेरिएबल टाइम के ऊपर भी रख सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको कि किसी में ये नहीं रैंडम पे आप चला दें, तो उससे ये चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पे तो ये फिक्स टाइम है ना, तो ये इसके अंदर वो फिक्स टाइम की वजह से क्या होगा कि पहला सेट क्रिएट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और फिर इसी तरीके से पहला एग्जिट हुआ, दूसरा एग्जिट हुआ, तीसरा एग्जिट हुआ। लेकिन अगर आप रैंडम टाइमिंग लगाते हैं एग्जिट का, तो फिर वो होगा कि जिसका टाइम पहले ख़त्म हुआ, क्रिएशन की तो वही तरतीब होगी जो लूप के अंदर आपने क्रिएशन की थी, लेकिन जो एग्जिट की है वो होगी कि मसलन किसी को 2 सेकंड मिले तो वो 2 के बाद डिलीट हो जाएगा, किसी को 5 मिले तो वो 5 के बाद होगा। तो आना जो है वो तरतीब से है, जाना तरतीब से नहीं होगा। तो वो ऐसे भी किया जा सकता है, इसके अंदर थोड़ी सी वैरायटी। लेकिन अभी जो इस सिनेरियो के अंदर ये है कि 10 के 10 थ्रेड क्रिएट होते हैं, जिस सीक्वेंस से क्रिएट होते हैं, तो अगर सबका फिक्स टाइम है तो उसी सीक्वेंस से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही एग्जांपल जो है वो थ्रेड की सी के अंदर जो है, इसके अंदर जो है विंडोज डॉट एच, ये Win32 प्रोग्रामिंग होती है, ये जो मल्टी थ्रेडेड है, क्योंकि जो आपकी डॉस बेस होती है उसके अंदर वो मल्टी थ्रेडेड की यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। तो इसमें डबल वर्ड टाइप का जो है एक सम वेरिएबल बना लिया जो शेयर्ड है, और विन एपीआई समेशन लॉन्ग पॉइंटर वाइड पैरम जो है पास हुआ, उसके अंदर वो उसको डबल वर्ड में जो है टाइप कास्ट किया गया। यहाँ पे क्या है, इस पैरम को टाइप कास्ट करके अपर में रखा और उसी तरीके से लूप चला, और वही सेम जो काम पिछले वाले प्रोग्राम में इसमें भी वही है। सिर्फ फ़र्क क्या आया कि यहाँ पे विन एपीआई समेशन है, वहाँ पे क्या था, रनर था। यहाँ पे थ्रेड आईडी बनाया, थ्रेड हैंडल बनाया, वो आर्गूमेंट चेक किए, उनको कन्वर्ट किया कि अगर लेस देन ज़ीरो है तो उसको कहा फोर्स किया कि ग्रेटर देन ज़ीरो आर्गूमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करने के लिए क्रिएट थ्रेड का जो है कमांड है, उसके अंदर ये सेटिंग है कि आप उसके सिक्योरिटी एट्रीब्यूट दें, स्टैक साइज दें, थ्रेड फंक्शन दें। तो यहाँ पे ये थ्रेड का फंक्शन, ये समेशन आपने दिया, यहाँ पे आप कोई भी जो भी आप फंक्शन का नाम इसके साथ अटैच करना चाहते हैं वो वाला कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर पैरामीटर्स दिए जो थ्रेड के साथ अटैच है, क्रिएशन फ्लैग दिया, और रिटर्न द थ्रेड आइडेंटिफायर थ्रेड आईडी दिया। अब यहाँ पे इफ थ्रेड नॉट इक्वल टू नल, नो वेट फॉर द थ्रेड टू फिनिश, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, और क्लोज द थ्रेड हैंडल। तो यहाँ पे जब ये थ्रेड क्लोज होगा तो वो सबमिशन निकालेगा। तो इसके अंदर जो फिर यहाँ पे इसकी जो कॉलिंग है कि वो नंबर ऑफ थ्रेड्स का जो कॉल करना है, यहाँ पे यहीं पे जो है ये कॉल का ये इसने प्रोसीजर दिया। तो इसको आप वो जैसे वहाँ पे लूप में दिया था मल्टीपल थ्रेड के लिए, आप वहाँ लूप में भी इनको जो है वो क्रिएशन को दे सकते हैं और उसको कॉल किया जा सकता है। इसी तरीके से जावा के अंदर जावा थ्रेड आर मैनेज बाय जेवीएम। वो क्या होता है, जेवीएम के जरिए कंट्रोल होता है। टिपिकली इम्प्लीमेंट यूजिंग द थ्रेड मॉडल प्रोवाइडेड बाय अंडरलाइंग ओएस। तो ये इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, जावा थ्रेड में बी क्रिएटेड बाय इंटरफेस रनेबल। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ। तो जावा थ्रेड जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक इंटरफेस है रनेबल का। ये अगर आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप मल्टीपल थ्रेडिंग एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसके अंदर आपको पता है कि इंटरफेस के कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है यू हैव टू फॉलो ए स्टैंडर्ड। कि मसलन अगर आप ये कहते हैं कि अगर, जैसे मैं इसकी मिसाल ऐसे देता होता हूँ, जब मैं वो पढ़ाता था तो उसमें ये बताता होता था कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल ये चाहता है कि उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले बोर्ड का, तो देन ही हैव टू फॉलो सेट ऑफ रूल। उन रूल में क्या है कि उन्हें लाइब्रेरी बनानी है, उन्हें प्ले ग्राउंड बनाना है, उन्हें कैफेटेरिया बनाना है, ये चीज़ें होंगी तब आपका स्कूल रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज नहीं। तो जिसने रजिस्टर नहीं करवाना उसकी मर्जी, जो मर्जी करता फिर। इसी तरीके से जावा के अंदर अगर आप कोई इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लास के अंदर, तो देन यू हैव टू फॉलो कि उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। इसी तरीके से ये जो रनेबल का इंटरफेस है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ रन फंक्शन।
अगर आप रन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं देते तो वो एरर दे देगा कि आपने इंटरफेस तो इम्प्लीमेंट किया है रनेबल का, लेकिन रन की डेफिनेशन नहीं दी। तो जावा में बी क्रिएटेड बाय दिस इंटरफेस, कि अगर आपने थ्रेडिंग एनवायरनमेंट यूज़ करनी है तो रनेबल को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। अब यहाँ पे आप ये देखिए क्लास बनाई सम की, उसमें गेट सम का फंक्शन है, सेट सम का, ये गेटर ये सेटर फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया रनेबल को, रनेबल को इम्प्लीमेंट किया तो आपको ये डेफिनेशन लाजमी देनी है रन की। तो इस रन के अंदर फिर आपने जो है, अब होता क्या है कि यहाँ पे अब एक फंक्शन बना लिया समेशन का, और वो क्या करता है कि इसमें अपर और वैल्यूज़ को लेके जो है ना इसकी सिर्फ सेटर का काम कर रहा है, कि अपर में जो है दिस डॉट अपर, ये यहाँ जो इसके वेरिएबल्स बनाए ना अपर और सम वैल्यू, उनको सेट कर रहा है, सिर्फ दोनों को सेट कर दिया। अब रन के अंदर भी वही मैकेनिज्म है जो सम करने वाला था, कि आप इसको सम करते हैं और जब ये सम मुकम्मल हो जाता है तो इस सम वैल्यू को सेट कर देते हैं सम वैल्यू पे। अब यहाँ पे ये एक ड्राइवर प्रोग्राम है, ये मेन आ गया, मेन के अंदर आपने कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को चेक कर लिया, और अगर ये कमांड लाइन आर्गूमेंट लेस देन ज़ीरो है तो वो वहाँ पे मैसेज दे देगा मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। एल्स में क्या है, यहाँ पे न्यू सम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सम ऑब्जेक्ट उस क्लास का जो पिछली क्लास है, उसमें क्या किया, पहले आर्गूमेंट को पार्स इंट के जरिए, ये जो है कन्वर्ट करने के लिए होता है, टाइप कास्ट करने के लिए होता है, कि उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके इसको ऊपर में रखा, और यहाँ पे जो है थ्रेड क्रिएट हुआ, न्यू थ्रेड। तो न्यू समेशन का ये जो ऑब्जेक्ट उसमें पास किया थ्रेड में, ये थ्रेड डॉट जब स्टार्ट है ये किसको कॉल करता है, ये इस रन के फंक्शन को कॉल करता है बाय डिफॉल्ट। आपने तो यहाँ पे ये किया ना थ्रेड डॉट स्टार्ट, तो वो किसको कॉल करेगा, रन के फंक्शन में, रन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो है थ्रेड जो ज्वाइन का फंक्शन कॉल किया, और ये इसका गेट सम जो है, अगर कोई एक्सेप्शन हुई तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम वही काम जो है इस जावा एपीआई की मदद से थ्रेड का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया। Implicit threading क्या है, growing in popularity as number of thread increase, program correctness more difficult with implicit thread creation and management of thread done by compiler and runtime libraries rather than programmer. Three method explore, thread pool, openmp, grand central dispatch। ये implicit threading है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं करते लेकिन खुद ब खुद होती हैं, जो खुद ब खुद होती हैं उसको क्या कहते हैं, implicit। और जो आप करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। तो वो थ्रेडिंग जो खुद ब खुद होती है उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। ठीक है, वो कुछ चीज़ें जो कंपाइलर खुद ब खुद करता है, आप कंपाइलर में चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाने को कहते हैं, तो लेकिन कंपाइलर उन चीज़ों को पैरेलल कर रहा होता है, अपने थ्रेड बना के कर रहा होता है। तो वो जो है वो यूटिलिटीज़ जो है इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। इसी तरीके से आपने ऊप में भी बल्कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का, कि मतलब अगर आप एक इंटीजर को एक फ्लोट के साथ मैनिपुलेट कराते हैं, आंसर तो फ्लोट आता है, तो वो जो इंटीजर है वो खुद ब खुद टाइप कास्ट होता होता है फ्लोट में, वो जो खुद ब खुद टाइप कास्ट होता है उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो जो इसके अंदर जो मेथड एक्सप्लोर होते हैं इम्प्लिसिट थ्रेड में, थ्रेड पूल का है, ओपन एमपी का है, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच का। Other methods include Microsoft Threading, Building Blocks, TBB, Java Dart, Util Computer। ये भी जो है थ्रेडिंग, बिल्डिंग ब्लॉक, TBB, तो ये भी, और जो TBB ये जावा के अंदर है ये भी क्या है, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग की एग्जांपल है। थ्रेड पूल क्या होता है, create a number of thread in pool where they await work। Advantages का usually slighter, faster to service a request with an existing thread than create a new thread। Allow number of thread in application to be bound to size of the pool। Separating tasks to be performed from mechanism, for mechanics of creating tasks allow different strategies for running tasks। Tasks could be scheduled to run periodically। Window API support thread pool। तो आप क्या करते हैं कि वो थ्रेड का जो है वो पूल दे देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो चीज़ें जो है वो फास्टर अंदाज में एग्जीक्यूट हो जाती है। ओपन एम पी सेट ए कंपाइलर डायरेक्टिव एंड एन ए पी आई फॉर C++ फोर्ट्रान। ओपन एम पी जो है ये इन तीन लैंग्वेजेस जो है वो इसको सपोर्ट देती है। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पैरेलल प्रोग्रामिंग इन शेयर्ड मेमोरी एनवायरनमेंट।
आइडेंटिफाई पैरेलल रीजन ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन रन इन पैरेलल। तो इसके लिए प्राग्मा OMP पैरेलल क्रिएट ए मैनी थ्रेड एज दे आर कोर्स, और यहाँ पे जो है वो रन फॉर लूप इन पैरेलल, इस लूप को जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट करने के लिए जो है। और इसके अंदर प्राग्मा पैरेलल IM पैरेलल रीजन सीक्वेंशियल कोड, और ये जो है ना मेन के अंदर इसको जो है वो OMP पैरेलल को कॉल किया, ये उसके अगेंस्ट यहाँ पे लूप में ये चीज़ें पैरेलल होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये चीज़ें पैरेलल कैसे हो सकती हैं कि ये इन दोनों को सम करके CI में रखना फिर नेक्स्ट को, तो वो ये इसका क्या होगा कि उसके थ्रेड्स बना लेगा। अब देखो ये सारी चीज़ें सेपरेट हैं कि पहले एक अरे के पहले इंडेक्स को दूसरे एक अरे के पहले इंडेक्स को सम करके तीसरी अरे के पहले इंडेक्स में रखना। अगर ये सर्वर किया 10 थ्रेड चल रहे हैं तो इसका मतलब ये लूप जो अगर 10 तक चलाना है आपने तो वो इकट्ठे ही एग्जीक्यूट होके इसके अंदर वैल्यूज रखवाते हैं। तो क्या है ये ओपन एमपी में पैरेलल की जो है वो यूटिलिटी एप्पल टेक्नोलॉजी फॉर। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है आप तो इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप तो इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये इस तरह 10 मरतबा चले लूप, लेकिन वो इम्प्लिसिट पैरेललिज्म को इम्प्लीमेंट करते हुए इन सारों को इकट्ठे ही परफॉर्म कर देता है। तो उससे ये होता है कि यानी ये काम कौन कर रहा होता है, कंपाइलर आपके लिए कर रहा होता है, कि जहाँ पे उसको वो लगता है कि यहाँ पे आप मल्टीपल थ्रेडिंग करवा के चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं तो वो इम्प्लिसिटली इसको इम्पोज कर देता है। समझ आई बात कि ये वाली चीज़ ये सिर्फ इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि मतलब इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर आप कोई काम देते हैं तो वो क्या करता है, वो इम्प्लिसिटली इसको जो है ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच एप्पल टेक्नोलॉजी फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन टू C++ लैंग्वेज API रन टाइम लाइब्रेरी अलाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेलल सेक्शन। तो मैनेज मोस्ट ऑफ द डिटेल ऑफ थ्रेडिंग ब्लॉक print IM in block places in dispatch queue assigned to available thread in thread pool when removed from queue। तो वो पूल के अंदर जो है वो थ्रेड्स को जहाँ देखता है कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेडिंग हो सकती है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। टू टाइप ऑफ डिस्पैच क्यू, serial block remove in FIFO order queue in per process call main queue, programmer can create additional serial queue with program concurrent remove in FIFO order but several may be removed at a time। थ्री सिस्टम वाइड क्यू विद प्रायोरिटी लो डिफॉल्ट हाई। तो तीन प्रायोरिटीज जो है ना इसके अंदर भी प्रायोरिटीज डाली जा सकती हैं कि थ्रेड के अंदर किसको पहले प्रोसेस करना है, तो उसकी 3 लेवल जो है अप्लाई की जा सकती है प्रायोरिटी का, लो डिफॉल्ट एंड हाई। डिस्पैच क्यू डॉट क्यू ग्लोबल क्यू के अंदर डिस्पैच करते हैं अपने थ्रेड्स को और फिर वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी भी साथ में, ये देखिए 0 1 2 3 जो है इस पे आप वो साथ में प्रायोरिटी भी मेंशन करते हैं, तो वो उसके लिहाज से जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले प्रोसेस करता है। सिमेंटिक ऑफ फोर्क एंड एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, थ्रेडिंग के इशू के हैं वो फोर्क और एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल का सिंगल हैंडलिंग सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस थ्रेड कैंसिलेशन ऑफ टारगेट थ्रेड एसिंक्रोनस और डेफर्ड थ्रेड लोकल स्टोरेज स्केलर। ये वो जो प्रोसेस के अंदर भी आपने वो जो इश्यूज देखे थे वो इश्यूज यहाँ पे भी हैं, फोर्क एंड एग्जीक्यूट का सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस का पिछली पिछली स्लाइड के अंदर आप ये इश्यूज देखे थे, ये यहाँ पे भी हैं। Does for duplicate only the calling thread or all thread? Some Unix have two version of fork. Execute fork as normal replace the running process including all thread। तो ये semantics हो गई। इसके बाद signal handling, signals are used in Unix system to notify process that a particular event has occurred। A single handle is used to process signals, signal is generated by particular event। अब ये वो थ्रेड की एप्लीकेशंस की बात कर रहा है। सिग्नल इज डिलीवर्ड टू प्रोसेस, सिग्नल इज हैंडल्ड बाय वन ऑफ टू सिग्नल हैंडल डिफॉल्ट यूजर डिफाइंड। एवरी सिग्नल हैज डिफॉल्ट हैंडल दैट कर्नल रन व्हेन हैंडलिंग सिग्नल। यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडल कैन ओवरराइड डिफॉल्ट फॉर सिंगल थ्रेड सिंगल डिलीवर टू प्रोसेस। कि ये आपके सिग्नल्स जो रेट होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो नेटवर्क का सिग्नल हो सकता है, वो किसी चीज़ का भी सिग्नल हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट जो उसकी मैनिपुलेशन है वो सिग्नल हैंडलिंग जो है। और वेयर शुड बी सिग्नल बी डिलीवर फ्रॉम मल्टी थ्रेड, deliver the signal to thread to which the signal applies, deliver the signal to every thread in the process, deliver the signal to certain thread in process, assign a specific to receive all signal। अब इसमें वो यही बात कर रहा है कि अगर मल्टीपल थ्रेड एनवायरनमेंट है तो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, सिंगल सिंगल पे जाएगा, सबको जाएगा,
स्पेसिफिक पे जाएगा या असाइन किया जाएगा कि ये सिग्नल पर्टिकुलर थ्रेड के लिए है। अब थ्रेड कैंसिलेशन में टर्मिनेटिंग ए थ्रेड बिफोर इट हैज़ फिनिश कि इसके अंदर भी वो रूल थे ना कि वहाँ पे कि अगर आपका पेरेंट प्रोसेस कर रहा है तो क्या अगर पेरेंट को डिस्कार्ड करते हैं तो सारे चाइल्ड को डिस्कार्ड करेगा या वेट करेगा। तो इसी तरीके से ये टर्मिनेशन थ्रेड बिफोर इट हैज़ फिनिश थ्रेड टू बी कैंसल इज टारगेट थ्रेड कि अब जो थ्रेड को कैंसिल करना है वो सारों को इकट्ठा करना है या किसी टारगेट थ्रेड को कैंसिल करना है। टू जनरल अप्रोचेज है। एसिंक्रोनस कैंसिलेशन टर्मिनेट द टारगेट थ्रेड इमीडिएटली। एसिंक्रोनस में ये नहीं देखेगा कि इसको ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, बस उसको किल कर देगा। और डेफर्ड कैंसिल में अलाउ द टारगेट थ्रेड टू पीरियडिकली चेक इफ इट शुड बी कैंसिल। तो उसको चेक करेगा उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से कि इसको कैंसिल किया जाए कि नहीं। पी थ्रेड कोड टू क्रिएट एंड कैंसिल ए थ्रेड। तो यहाँ पे थ्रेड को कैंसिल करने के लिए बैठे हुए जाओ उनके पास जाओ। आओ आओ। अभी मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ तीसरे सेशन में।